सो हेलो दोस्तों, चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। काफ़ी आसान सा टॉपिक है ये भी। जैसा कि आपने पीछे वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा, वही चीज़ का यहाँ पे यूज करते हैं और उसी से हम चीज़ें और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आसान हो हमें यूज करने में, फार्मूला यूज करने में आसानी हो। आपको मैं पीछे क्या बताया था बच्चों, याद कीजिए बच्चों। हमने आपको बताया था कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है ये क्या कहता है, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने आपको ये बताया था बच्चों, याद कीजिए बच्चों, ये चीज़ हमने आपको बताया था। ओके, ये इसलिए था, ये यहाँ पे क्या बताता था कि ऑल द फोर्सेज मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, सभी तरह का वर्क डन, सभी तरह का फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। प्लस इंटरनल भी अगर लेना है तो इंटरनल भी ले सकते हैं। तो इस सारा का वर्क डन अगर हम लोग ऐड करते थे तो हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलता था बच्चों। ठीक है, ये तो अभी आपने देखा वर्क एनर्जी थ्योरम में। ओके, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कुछ अलग नहीं है, ये कुछ अलग नहीं है बच्चों, यही चीज़ का यूज हुआ है। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपल है। हमने क्या पढ़ा है कि हमने पढ़ा वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेज। याद कीजिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का हमने डिफिनेशन क्या बताया था कि वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू ऑल द कंजर्वेटिव फोर्सेज। इसमें कंजर्वेटिव आता है, एक्सटर्नल नहीं आता, इंटरनल भी नहीं, नॉन कंजर्वेटिव भी नहीं, सिर्फ कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। उन्हें पाथ से मतलब नहीं होता है कि हम किस पाथ के थ्रू डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी ही देखना होता है जो स्ट्रेट लाइन वाली होती है। ठीक है, और अगर मैं इफ़, देखिए यहाँ पे बताता हूँ, इफ़ ये जो हमने ऑल फोर्सेज ड्यू टू इक्वल टू काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, अगर इसमें यदि वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेज है ना बच्चों, तो यदि मान लेते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू इंटरनल प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, ऐसा सब लग रहा होगा। ठीक है, इक्वल टू डेल्टा के ही है। मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे बच्चों एक्सटर्नल भी नहीं लग रहा हो, इंटरनल भी नहीं लगा हो, नॉन कंजर्वेटिव भी नहीं लग रहा हो, ऑब्जेक्ट पे ये सब फोर्सेज नहीं लग रहा हो, ये भी नहीं, एक्सटर्नल भी नहीं, नॉन कंजर्वेटिव नहीं। होता है ना, कोई कोई चीज़ें होती है बच्चों कि जहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, तो वहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा। कौन वाला, देखिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इन सब का वर्क डन क्या है, जीरो है। इन सब का वर्क डन क्या है बच्चों, जीरो है, तब ये होगा। ठीक है, तब ये होगा। तो फिर यहाँ पे बचेगा क्या, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के ई। देखिए एक चीज़ ये आ गया। ठीक है, ये पहला था बच्चों इक्वेशन, और ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ गया। याद रखिएगा, तभी लगेगा जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा हो, सिर्फ कंजर्वेटिव। ओके, फ्रिक्शन वगैरह नहीं हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, इंटरनल नहीं हो। नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन आता है ना, विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स, ये सब नहीं लग रहा हो तो। ओके, देखिए यहाँ पे वन इक्वेशन में क्या है, डेल्टा यू का वैल्यू माइनस का वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेज, यहाँ पे भी वही है। तो इसका वैल्यू हम उठा के डेल्टा के यहाँ पे रख देते हैं, है ना बच्चों, यहाँ पे रख देते हैं। ओके, क्या आ जाएगा फिर, डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू सी का वैल्यू कितना है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा के ई। अब अगर आप समझे तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ई, और डेल्टा के ई और डेल्टा यू का मतलब क्या है, इसका मतलब है यू टू माइनस यू वन प्लस डेल्टा के ई मतलब कि के टू माइनस के वन, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही तो होता है। तो यू टू के टू को जोड़ देते हैं, यू टू प्लस के टू माइनस ऑफ यू वन प्लस के वन, यही तो होगा बच्चों, है ना, इक्वल टू जीरो। तो ओवरऑल अगर हम कहीं पे लिखते हैं ना, तो इसका वैल्यू लिख देते हैं कि ये ई वन है, डिनोट करते हैं बच्चों, ये लिख देते हैं, सॉरी, ये ई टू माइनस ई वन है इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको आ जाएगा ई टू इक्वल टू ई वन। यहाँ पे ई क्या है बच्चों, ये है मैकेनिकल एनर्जी, इसी को बोल जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं बच्चों। ओके, कुछ अलग नहीं है, बस वही है। देख रहे हैं यहाँ पे ई वन इक्वल टू ई टू हो जाता है। ई वन ई टू क्या होता है बच्चों, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
इनिशियल वाला, और E2 मतलब फाइनल पॉइंट पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों का सम, इन दोनों बराबर होते हैं आपस में, है ना, बराबर होते हैं। तो यही बताना था, बस सिंपल है। ओके, कंजर्वेटिव फोर्सेज लग रहा हो तो यहाँ पे ये हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, हमें इतना नहीं लिखना है, इतना नहीं लिखना, ये तो हर जगह वैलिड है, ये तो हर जगह वैलिड है बच्चों, है ना, कि ऑल द फोर्सेज का वैल्यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। बट कहीं पे अगर हमें शॉर्ट तरीका से बनाना हो तो हम डायरेक्टली E2 इक्वल टू E1 कर देंगे बच्चों, है ना, हम डायरेक्टली E2 इक्वल टू E1 कर देंगे। ओके, आगे चलते हैं। हम तो ये बता रहे थे कि ये बच्चों जब कंजर्वेटिव फोर्सेज लग रहा हो तब ये होगा, तब ये होगा। लेकिन क्या हो अगर हमें कंजर्वेटिव लग रहा हो, नॉन कंजर्वेटिव भी लग रहा हो और एक्सटर्नल भी लग रहा हो, तब कैसे हम करेंगे, क्योंकि हमें सवाल तो इतना आसान देगा नहीं, है ना। तो अब देखते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में क्या आ जाएगा बच्चों, सब फोर्सेज आ जाएंगे। वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के। हम हर जगह इसी फार्मूला से निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब ये मेन फार्मूला है ना बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन ड्यू टू, आपको क्वेश्चन में जनरली क्या क्या फोर्सेज लगते हुए दिखेगा, क्या दिखेगा, वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं हम, कि मान लेते हैं कि एक ऐसे हमें दे दिया है और एक ऐसे दे दिया है दीवार, ठीक है। जनरली आपको क्वेश्चन में यही सब चीज़ें पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा और क्या ही पूछेगा। मान लेते हैं एक स्प्रिंग था और एक ऐसे इससे ब्लॉक लगा हुआ है ना बच्चों, एक ब्लॉक लगा हुआ, इसका मास m है। ओके ओके बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। इस चीज़ को हमने क्या किया, इस चीज़ को हमने क्या किया बच्चों, खींच दिया। आ रहा समझ में, ये ऐसे जनरली ऐसे था, लेकिन हमने इसको क्या किया, हमने इसको खींच दिया बच्चों। जब हम खींच देंगे तब क्या होगा, खींच देंगे तब क्या होगा, बताइए 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 बच्चों। तब क्या होगा कि इसको नीचे की तरफ हमने क्या निकाल दिया, F एक्सटर्नल लगा दिया, ठीक है। ऐसा रहता है ना कोई जनरली लटका हुआ चीज़, उसको हम नीचे की तरफ खींच दिए। जब नीचे की तरफ हम खींच देंगे तब क्या होगा, ये सोचना है। तब क्या होगा, ये ऐसे ऐसे फैल जाएगा और फैल जाएगा और ये ब्लॉक यहाँ तक आ जाएगा, है ना बच्चों। वहाँ से मैं खींच दिया हमने नीचे की तरफ, तो F एक्सटर्नल यहाँ पे लग रहा था, खींच दिया। और क्या क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, और नीचे की तरफ इस पर mg भी लग रहा होगा, है ना बच्चों। ये सब फोर्सेज लग रही होगी वहाँ पे। और यहाँ पे अगर इसमें फ्रिक्शन है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, मतलब फ्रिक्शन है तो हम इस ब्लॉक को नीचे ला रहे हैं तो फ्रिक्शन उस पर ऊपर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगेगा ना बच्चों, ये दीवार ऐसे है और ये ब्लॉक ऐसे है, तो कांटेक्ट में है तो ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन है, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी लग जाएगा। समझिए चीज़ों को। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे फोर्सेज लग रहे हैं, है ना बच्चों, कितने सारे फोर्सेज लग रहे हैं। अगर बोल दिया जाए कि यहाँ पे क्या है ना कि एयर ड्रैग भी लग रहा है तो एयर का भी लेना है, तो वो सब उतना नहीं पूछता है। इतना फोर्सेज किसी चीज़ पे लग सकता है, लग सकता है। क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा और क्या ही पूछे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऑल द फोर्सेज, सभी फोर्सेज के द्वारा किया गया वर्क डन डेल्टा के ही होता है। अब सोचेंगे कि ये आ कहाँ से रहा है, बार बार इसी को लिख रहा है मास्टर। बच्चों ये मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। इसको बच्चों बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल तरीका से आ जाता है यार। आपने पढ़ा तो होगा डेफिनेटली। वर्क डन इक्वल टू F डॉट डी एस होता है ना, F डॉट डी एस होता है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ए में F इक्वल टू ए में डी एस कर देते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है, एम डी भी अपॉन डी टी होता है, इंटू डी एस कर देते हैं, मतलब डी एक्स मान लेते हैं। तो इसको डी एक्स बाई डी टी वी होता है ना, एम भी डी भी हो जाएगा इक्वल टू वर्क डन डी डब्ल्यू। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये टोटल वर्क डन आ जाते हैं यहाँ से, इक्वल टू एम भी डी भी। मान लेते हैं कि यहाँ से हो रहा है यू से भी तक जा रहा है ना, तो यहाँ पे वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा यू से भी। तो सिंपली आ जाएगा बच्चों हाफ एम भी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। और यही तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है ना बच्चों। और यही हमारा वर्क डन आ जाता है। तो वर्क डन क्या हो गया, डेल्टा के ई हो गया। इसको डेल्टा के ई तो भी लिख सकते हैं ना। तो वर्क डन आ गया डेल्टा के ई, और ये ड्यू टू ऑल द फोर्सेज है ना बच्चों, ऑल द सब सारे फोर्सेज लगाना तब का वर्क डन है, ठीक है। तो ऐसे आता है ना, ये सिंपल तरीका से मैंने पीछे बता रखा है ना। तो बार बार चीज़ें उसी को बताने की कोई मतलब नहीं है बच्चों, ठीक है। आपको आना चाहिए, अब तक तो आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए अब आपको मैं बताता हूँ।
ओके, ये हमें पता चल गया ये कहाँ से आ रहा था। अब देखते ऑल द फोर्सेज में क्या लिखेंगे बच्चों। देखिए ड्यू टू वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन ड्यू टू एम जी मतलब जी प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा था और कुछ फोर्सेज लग रहा है प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन भी लग रहा है ना बच्चों, इक्वल टू डेल्टा के ई। देखिए अब वहाँ पे हम लोग पीछे क्या पढ़े कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज होता था, तो कंजर्वेटिव फोर्सेज इसमें क्या है, जी है, जी ही तो कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों, है ना। आई थिंक आपको क्लियर होगा। और यहाँ पे स्प्रिंग का वर्क डन भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। और नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्या होगा, ये भी कंजर्वेटिव में ही आएगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्क डन होगा जो ऐसे लगेगा, समझिए ना बच्चों, फोर्सेज ऐसे लग रहा है और जा नीचे रहा है, तो मतलब एस नीचे जा रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो एफ डॉट डी एस क्या करेंगे, कॉस 90 आ जाएगा ना, ये एस और एफ, तो एफ डॉट डी एस करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू बच्चों जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमने लिखा था ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन कंजर्वेटिव था। तो देखिए बच्चों यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है प्लस वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इक्वल टू डेल्टा के ई, है ना। आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये है क्या, ये है क्या, एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, ये तो हमने पीछे आपको बताया था। ये हो गया एक्सटर्नल, ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों मिलकर कंजर्वेटिव हो गया। ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव है। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि देखिए ऐसे ही तो पढ़ा था हमने कि वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, तो वैसा ही यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। देखिए टोटल एनर्जी हम लिखना था, टोटल एनर्जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने पीछे पढ़ा ना बच्चों, पीछे क्या पढ़ा कि कंजर्वेटिव सिर्फ था वहाँ पे, ये नहीं था, ये नहीं था। अब क्या हुआ कि ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू डेल्टा के ई, ठीक है। और हमने पीछे पढ़ रखा है कि डेल्टा यू का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेज, पीछे ही बताया था, यही तो पढ़ा था बच्चों, है ना। तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ, देखिए इसको मैं उधर ले जाता हूँ, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू डेल्टा के ई, ये इधर चला जाएगा तो माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव, तो माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव का वैल्यू कितना है, प्लस का डेल्टा यू, मतलब कि डेल्टा के ई प्लस का डेल्टा यू। आ रहा समझ में बच्चों, आना चाहिए। यही हो गया वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव। समझिए चीज़ें आसान है, चीज़ें आसान है ना बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो ये चीज़ वैलिड होता है, ये चीज़ वैलिड होता है ना, ये चीज़ वैलिड होता है। और पीछे वाला चीज़ भी यहीं से आ जाता है, कैसे आ जाता है देखिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। हमने क्या निकाला, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। तो यहीं से तो आ जाता है। अगर किसी पार्टिकल पे व्हेन ऑन पार्टिकल एक्सटर्नल फोर्सेज आर जीरो, एक्सटर्नल फोर्सेज हम नहीं लगा रहे हैं, है ना, एंड देयर इज नो वर्क, देयर इज नो, क्या लिख सकते हैं बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, समझिए चीज़ों को, है ना। देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ना ही यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है और ना ही इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मतलब इन दोनों का वर्क डन जीरो हो जाएगा, इन दोनों का वर्क डन जीरो हो जाएगा। प्लस जीरो इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। पीछे हमने यही तो लाया था, पीछे यही तो आया था बच्चों, याद कीजिए ना, क्या आया था, जीरो इक्वल टू के टू माइनस के वन प्लस यू टू माइनस यू वन। तो यहाँ से क्या लिखे थे, यू टू प्लस के टू माइनस ऑफ के वन प्लस यू वन, यही तो आया था। और फिर हम लोग क्या कर दिए थे, यू टू प्लस के टू इक्वल टू के वन प्लस यू वन, और इसी को बोल देते थे यू ई टू इक्वल टू ई वन। जब कंजर्वेटिव फोर्सेज, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज लगा हो, है ना, तब ये चीज़ आ जाता है। और ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पीछे बता दिया था। ई टू इक्वल टू ई वन ही तो आया था बच्चों, देखिए यहाँ पे आया था ना,
वहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, तो बातें बहुत सिंपल है, बट हमें याद क्या रखना है चीज़ें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आपसे सवाल हो जाएगा कि वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहीं से सारा चीज़ें आती है ना बच्चों, सारा चीज़ें यहीं से आती है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन करना होगा, आसान है ना। अच्छा, पावर एक छोटा सा टॉपिक मैं बता देता हूँ, पावर क्या होता है। पावर, व्हाट इज इन पावर, आपके पास कितना पावर है ना मशीन के पास कितना पावर है काम करने का, वही सब चीज़ें हैं। तो इसको बस बोला जाता है कि रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, वही पर यूनिट टाइम में, मतलब कोई काम कितना जल्दी हो रहा है वो उसका पावर है ना बच्चों। तो वही पावर, जो एवरेज पावर लिख देते हैं, वो क्या हो जाता है, डेल्टा वर्क डन अपॉन डेल्टा टाइम। वही अगर हम छोटे इंस्टेंट की बात करें, फॉर अ स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, छोटे टाइम पे हम बात कर रहे हैं, छोटा टाइम पे, स्मॉल सेकंड में, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी हो जाता है ना बच्चों, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी हो जाता है। कुछ है नहीं पावर, पावर का मतलब यही है कि काम कितना जल्दी हो रहा है ना, काम कितना जल्दी हो रहा है। अरे समझ में बच्चों, अगर टाइम हम कम लगा रहे हैं काम करने में तो इसका मतलब पावर ज़्यादा है। सोचिए ना बच्चों, टाइम कम लगा रहे हैं, मतलब काम करना था 1 घंटे में, हम काम कर दिए 30 मिनट में, तो टाइम कम हो गया ना। और जैसे ही टाइम कम हुआ तो पावर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं, ओके, आसान है यार। तो अब यहाँ पे क्या कुछ तिगड़मबाजी लगाना पड़ेगा। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाता है, डी डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, एफ डॉट डी एस, छोटा सा वर्क डन एफ डॉट डी एस हो जाएगा अपॉन डी टी। तो क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी वी होता है, एफ डॉट वी वेलोसिटी, ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो पावर क्या आ गया हमारे पास, फोर्स डॉट वेक्टर विथ वेलोसिटी, लिख सकते हैं एफ भी कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल भी लिख सकते हैं, है ना, आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। ओके, और पावर यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि पावर क्या होता है बच्चों, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। तो वर्क डन स्केलर, टाइम स्केलर, तो पावर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है ना, पावर स्केलर क्वांटिटी होता है। यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट क्या होता है बच्चों, यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। पावर का यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर डायमेंशन की बात करें तो क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, न्यूटन का फोर्स का, इंटू वेलोसिटी एल टी माइनस वन, तो एम एल टू टी माइनस थ्री हो जाएगा ना बच्चों, एम एल टू टी माइनस थ्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पावर का डायमेंशन, है ना, कितना आसानी से आ गया, सारी चीज़ें आ जाता है। ओके, अब यहाँ से एक और चीज़ें हम देखते हैं, यहाँ से एक और चीज़ें देखते हैं कि जो देखिए बच्चों, ये क्या है, पावर इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी है, मतलब ये किसी का स्लोप ही तो बता रहा होगा, ये किसी का स्लोप ही तो होगा, है ना, किसी का स्लोप डी वाई बाय डी एक्स लिखते हैं ना, तो वही तो स्लोप ही तो होता है। तो ये कुछ स्लोप है बच्चों, स्लोप ऑफ डब्ल्यू टी ग्राफ, वर्क डन और टाइम का ग्राफ जो बनेगा ना, उसका स्लोप होता है ये। देखिए, अगर कुछ ऐसा हमने ग्राफ बना दिया, मान लेते ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा हो, तो इसका स्लोप जो होगा ना, कहीं पे इस पॉइंट पे मान लेते हैं स्लोप है, तो इस पे स्लोप क्या होगा, यही आपका हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। किसके बीच में ग्राफ है, वर्क डन वर्सेज टाइम का ग्राफ, और ये हमें क्या दे देगा, यही हमें पावर दे देगा। अगर कहीं पे आपको वर्क डन वर्सेज टाइम का ग्राफ दिया हो तो उसका स्लोप निकाल लीजिएगा तो पावर मिल जाएगा। और यदि वर्क डन हमें निकालना हो, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी टी होता है, इसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अगर कहीं पे आपको पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया हो, पावर वर्सेस टाइम का, और मान लेते हैं ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, अगर ग्राफ कुछ ऐसा है तो इसके अंदर का एरिया जो होगा ना बच्चों, एरिया यही आपको दे देगा वर्क डन, वर्क डन दे देगा और एरिया आपको, है ना। सिंपल है, क्योंकि इन दोनों का इंटीग्रेशन में आ गया, तो ऐसी चीज़ें पूछा जा सकता है, बस हमने आपको ऐसा करके बता दिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन करना तो बच्चों जरूरी है ना, क्वेश्चन ही तो करना है हमें। तो चलिए देखते हैं, बॉयज सिटिंग ऑन द स्विंग, मैक्सिमम हाइट 5 मीटर का है। अच्छा, एक झूला मान लेते हैं, झूला जो है, झूला पे एक आदमी बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, ये स्विंग करता है ना, झूला कैसे करता है स्विंग बच्चों, ऐसे ही तो करता है। और यहाँ से मान लेते हैं कि ऊपर कोई बांधा रहता है, और झूला पे तो आप लोग झूले ही होंगे,
है ना, झूला ऐसे ऐसे झूलता जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट 5 मीटर पे है अबव द ग्राउंड। मान लेते हैं कि ये इसका ग्राउंड होगा, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर ही रहता है ना झूला बच्चों, ऊपर ही तो रहता है झूला। तो मान लेते हैं ग्राउंड से इसका हाइट जो दे दिया है वो 5 मीटर का दे दिया है, 5 मीटर का दे दिया है, ठीक है। अबव द ग्राउंड व्हेन द स्विंग पासेस थ्रू मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब यहाँ से पास हो रहा होगा, यहाँ से पास हो रहा होगा, तो बोल रहा है झूला ऐसे से जा रहा है और जब यहाँ से पास हो रहा है मीन पोजीशन से, तो इसका हाइट कितना दिया है बच्चों, कुछ हाइट दिया होगा यहाँ पे 2 मीटर अबव द ग्राउंड, 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर ऊपर है, ठीक है। इट्स वेलोसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा ये पूछ रहा है। चीज़ें आसान है, देख कर घबराना नहीं है, देख के घबरा जाइएगा तो सवाल नहीं कर पाइएगा। चीज़ें आसान है बच्चों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन पे जब ऐसे करके झूला जाता है तो यहाँ पे रुक जाता है, फिर ऐसे करके जाता है, फिर ऐसे करके जाता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी ही नहीं है, जीरो है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, ठीक है। तो आसानी से निकाला जा सकता है। एक ही चीज़ यूज करना है, वो क्या है बच्चों, देखिए अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो आसान हो जाएगा। और चीज़ें हम तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आ जाएगा, उससे तो आ ही जाएगा। लेकिन और चीज़ें आसान सोच सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, नॉन कंजर्वेटिव भी नहीं लग रहा है बच्चों, है ना। तो अब लग क्या रहा है, यहाँ पे सिर्फ जी लग रहा है, जो ग्रेविटी की वजह से है ना, जो सिर्फ जी लग रहा है ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। तो कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव में क्या होता है, बस E2 इक्वल टू E1 कर देना होता है, सिंपल। ऐसे अगर आप सोचेंगे ना तो चीज़ें और आसानी, इसीलिए तो मैं वो आसान चीज़ें करने के लिए बताया था, ठीक है। तो E2 क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल अगर देखें, मैं अगर ये मीन पॉइंट ले लूँ, मीन पॉइंट लेना ज़रूरी है। अगर मैं ये मीन पॉइंट ले लेता हूँ, मतलब कि यहीं से चीज़ें हम नापेंगे, तो ये जीरो पोटेंशियल पे होता है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है, और ऊपर वाला पोटेंशियल पॉजिटिव और नीचे वाला पोटेंशियल नेगेटिव। ये जीरो यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 5, और ये 2, ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर। सिंपल यार, समझो ना बच्चों, ये पूरा बच्चों 5 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 ही तो होगा, 3 ही तो होगा, सिंपल। तो अब देखते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, ½ mv², और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इस पॉइंट पे हमने जीरो मान रखा है ना, देखिए जीरो मान रखा है, तो जीरो इक्वल टू, वो आपके हिसाब से मान सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, वेलोसिटी जीरो है तो जीरो हो जाएगा, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ देखेंगे, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव में इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, हाइट कितना ऊपर है, 3 मीटर, 3 मीटर, सिंपल हो गया। m से m काट दिए, और ½ v² इक्वल टू 3g, तो v² का वैल्यू आ जाएगा 6g, मतलब v का वैल्यू √60 आ रहा है। √60 का मतलब कितना होता है, v का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 7.6 मीटर पर सेकेंड आएगा, अप्रॉक्सीमेटली यही आएगा। तो देख रहे हैं आंसर ए आ गया बच्चों, आसान है। ये ऐसे अगर आप सोचेंगे तो जल्दी कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हमको इतना सोचना नहीं, हमको एक ही फार्मूला यूज करना है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तब भी आंसर आएगा। ऑल द फोर्सेज मतलब क्या है, यहाँ पे सभी फोर्सेज, क्या फोर्सेज यहाँ पे लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, और कोई फोर्सेज है, और कोई फोर्सेज हमें दिख ही नहीं रहा है। अब बोलेंगे जब यहाँ पे ये टंगा होगा, यहाँ पे टंगा होगा तो टेंशन भी तो आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा टेंशन, तो इसीलिए हम इधर की तरफ टेंशन लिखेंगे। लेकिन हमें टेंशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी इसका टेंशन के बारे में जिक्र ही नहीं किया, कहीं पे भी टेंशन के बारे में बताया ही नहीं है। तो हम टेंशन को क्यों ले बच्चों, ऐसे होगा टेंशन का। और टेंशन का देखिए ना क्या होगा, हम आपको बता रहे हैं, जब वो यहाँ पे आ गया होगा तो यहाँ पे भी तो इस पर टेंशन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे टेंशन किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। तो g का जो हम ले लिए ना, यही टेंशन को बैलेंस कर रहा है, तो टेंशन यहाँ पे लिखेंगे तो यही चीज़ 2 बार लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे g जो है ना, यही बैलेंस कर रहा है बच्चों ये टेंशन को, है ना। जब पोजीशन पे आ जाता है इक्विलिब्रियम में, तो क्या होता है, टेंशन ऊपर जी नीचे, तो mg का वैल्यू टेंशन के बराबर हो जाता है। तो एक ही चीज़ को बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि यही चीज़ टेंशन के बराबर हो जाएगी, आ रहा है समझ में। तो बस जी ही लग रहा है हमें, यहाँ पे दिख रहा है जी लगते हुए, और कोई दिख रहा है फोर्सेज नहीं लग रहा है ना, तो लिख देंगे इक्वल टू डेल्टा के ई। डेल्टा के ई मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ½ mv फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल क्या है, जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। तो जी का वर्क डन कितना हो जाएगा, जी का वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों,
वर्क डन क्या होगा, यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। जी मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एस, फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स कौन सा है, एम जी फोर्स लग रहा है, और नीचे की तरफ जा रहा है, फोर्स भी नीचे लग रहा है, फोर्स भी नीचे लग रहा है और जा भी नीचे ही रहा है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में कितना दूरी तय किया, 3 मीटर का, इस पॉइंट से, क्योंकि ग्रेविटी क्या है बच्चों, वो है कंजर्वेटिव है, तो वो बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब रखेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा है, मतलब आ तो इधर रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये लाइन जो होता है ना, यही पोटेंशियल को बताता है, तो इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल पे आ रहा है, तो कितनी दूरी है, 3 मीटर, तो 3 मीटर लिख देंगे, इक्वल टू हाफ एम भी फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा, एम से एम कट गया और 6 दूना 6G आ जाएगा, तो वी फाइनल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6G, और यही तो हमें यहाँ पे भी आया था, वही चीज़ आएगा। चीज़ों को समझिए बच्चों, और करना कोई एक ही तरीका से, अब इतना नहीं सब तरीका सीख लेना है, सीख लिए तो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में एक ही तरीका से करिएगा ना बच्चों। ऐसा नहीं देखिए सवाल वाल कुछ कहीं पे आ रखा है, आता है जेई में भी ऐसा ही आता है। ओके, स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, फ्रॉम ग्राउंड रीचेज द मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ से अगर मैंने फेंक दिया कोई स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड बच्चों, तो कहीं पे जाएगा ना बच्चों, कहीं पे तो जाएगा, और इसके बाद ऊपर जाके नीचे गिर जाएगा, तो ये फाइनली ये मैक्सिमम हाइट पे आ रहा है, मैक्स हाइट पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इसका 0 होता है, और ये मैक्सिमम हाइट इसका कितना है बच्चों, h दिया है, मैक्सिमम हाइट h दिया है, ठीक है। व्हेन इट इज हाइट, इतना हाइट पे होगा, तो इतना हाइट कहाँ पे होगा, मान लेते हैं ये वाली हाइट है, मान लेते हैं बच्चों कि ये वाली हाइट इसका बोल रहा है, ये कितना हाइट बोल रहा है, 3h/4, ठीक है, इतना हाइट पे, तो यहाँ पे भी तो कुछ इसका वेलोसिटी आया होगा, देखते हैं। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बताना है, जब ये इतना हाइट पे होगा तो इसका पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है, बता सकते हैं। सोचिए बच्चों, पहले ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहा है, और हाइट इतना हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ वेलोसिटी होगा, यहाँ पे तो 0 ही है। ओके, पहले लिख लेते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बच्चों, ये पॉइंट पी मान लेते हैं, पॉइंट पी पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बच्चों, वो देखना होगा। यहाँ पे कितना था, ओके 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 ओके, पहले पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी आसान है निकालना पी पॉइंट पे बस देखिए ना, ग्राउंड को मैंने 0 पोटेंशियल मान लिया, 0 पोटेंशियल से कहाँ तक जा रहा है, इतना हाइट तक, तो लिख सकते हैं डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ पे u = 0 मान लिया है, ठीक है ना, तो कितना ऊपर जा रहा है बच्चों, mgh, h कितना है 3h/4, मैंने इसलिए पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया क्योंकि आसान है ना, तो लिख सकते हैं 3/4 mgh, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी पी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी होता है बच्चों, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये तो होता है ना, ये तो आपने जान ही रहे होंगे आप, यही तो, इसी को तो हमने पीछे ई बोल दिया था, E = U + K, है ना, इसी को बोल दिया था। यहाँ पे कोई और फोर्सेज नहीं लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटी वाला लग रहा है, तो इसीलिए हम ये चीज़ लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो टोटल एनर्जी कितना है, ई कितना है, ई का वैल्यू, टोटल एनर्जी मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे ना, मैक्सिमम पॉइंट पे जब गया होगा तभी तो टोटल एनर्जी आया होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में ही तो टोटल एनर्जी होगा बच्चों, तो यहाँ से यहाँ जाएगा मैक्सिमम पॉइंट पे, तो मैक्सिमम पॉइंट पे क्या है, टोटल एनर्जी, मैक्सिमम पॉइंट वेलोसिटी 0 है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम हाइट h है तो mgh, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, mgh आ रहा है, ठीक है। तो अगर p पॉइंट पे निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट p पॉइंट, तो टोटल एनर्जी कितना है, mgh है, और p पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये है 3/4 mgh, कुछ नहीं करना है, घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 1/4 mgh। हमें क्या निकालना था, काइनेटिक का रेशियो पोटेंशियल के फॉर्म में, तो काइनेटिक अपॉन पोटेंशियल पी पॉइंट पे दोनों, ठीक है। ओके, तो काइनेटिक कितना आया है 1/4 mgh, और पोटेंशियल कितना आया 3/4 mgh, कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका रेशियो 1/3, समझिए बच्चों 1/3 ही तो आएगा, हाँ आसान है यार, आ रहा है समझ में बच्चों, काइनेटिक का पोटेंशियल का रेशियो आ गया, ऐसे करना है ना। और चीज़ें देख लेते हैं, एक बॉडी है जिसका मास, ये आया हुआ है सवाल जेईई मेंस में, तो मास आपको दे दिया है 10⁻⁻² kg, बच्चों ये सवाल किया जा सकता है, आप करिए ना, हो जाएगा। एक मीडियम में जा रहा है, ठीक है, जिसमें एक्सपीरियंस है फ्रिक्शनल फोर्स मतलब कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज की भी बात हो रही है, कितना है वो वेरी कर रहा है, वेलोसिटी के फॉर्म में वेरी कर रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है
इनिशियल वी नोट वेलोसिटी है, हाँ इनिशियली वी नोट का वैल्यू भी दे दिया है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दे दिया है। आफ्टर 10 सेकेंड के बाद फाइनल पहुंच जाएगा, फाइनल पोजीशन पे, तो आफ्टर 10 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकेंड लगता है, ठीक है टाइम दे दिया है। ऐसे चीज़ों को लिखेंगे ना तो आपको आसान लगेगा, ऐसे ही मेरी तरह लिखना सीखिए बच्चों। तो एनर्जी कितना हो जाता है यहाँ पे जब फाइनली जाता है फाइनल पोजीशन पे, तो वहाँ पे एनर्जी कितना हो जाता है, आई थिंक ये काइनेटिक एनर्जी ही तो दिया है, काइनेटिक एनर्जी ही हमें दे रखा है बच्चों, ये काइनेटिक नहीं दिया तो फिर क्या दिया होगा, सिर्फ एनर्जी बोल दिया है। तो अब बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि कौन सा एनर्जी दिया है। बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी ही दिया है, हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कोई हमको कंजर्वेटिव फोर्स लगते हुए दिख ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जिसकी वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर करें। सिर्फ यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मूविंग इन मीडियम जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, कहीं पे कंजर्वेटिव फोर्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, मेरे को भी वैसा लग रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको दे दिया है 1/8 mv0 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। तो ये फाइनली ही तो दिया है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या होगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू 1/8 एम वी नोट का स्क्वायर। वी नोट कितना है हमारे पास, वी नोट 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा ना बच्चों, एम से एम तो कट ही जाएगा, ओके। तो हमारे पास वी फाइनल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, रूट में आ जाएगा, रूट में 100/4 आ जाएगा, तो 10/2 मतलब वी फाइनल हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। समझ सकते हैं, वी फाइनल 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। इनिशियली वेलोसिटी ज़्यादा थी और फाइनली क्या हो गई, कम हो गई, और फाइनली वेलोसिटी कम हुआ है, इसका मतलब कुछ तो फोर्स उसका वेलोसिटी खा रहा है ना। फाइनल वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या है बच्चों, इसका ड्रैग फोर्स लग रहा होगा, इसलिए तो बोल रहा कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। वेलोसिटी ज़्यादा था, जाते जाते कम हो गया, इसका मतलब कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज लग रहा है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, आसान है। तो इतना फोर्स लग रहा है, इस पर देख लेते हैं। फोर्स जो लग रहा है वो माइनस का के वी स्क्वायर है ना बच्चों, माइनस का के वी स्क्वायर है। तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ के, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ के, तो निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब एफ पता होना चाहिए हमारे पास, एफ पता होना चाहिए और वी पता होना चाहिए। वी फाइनल हमने निकाल लिया, ये वी फाइनल ही है, ये वी फाइनल ही बात हो रहा है ना, क्योंकि वी नोट इनिशियल है तो वी क्या होगा, वी फाइनल होगा, ये वी फाइनल है पता है। एफ का वैल्यू कैसे पता करें बच्चों, एफ इक्वल टू एम ए लगा देते हैं ना, हाँ एम ए लगा देते हैं, यही तो हमें आता है, माइनस के वी स्क्वायर, ठीक है। एम इंटू ए का वैल्यू डी वी बाई डी टी कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी चीज़ें ही दी है, सारा जगह वेलोसिटी ही तो चीज़ें दी हो बच्चों, वी नोट वी फाइनल है ना, इसीलिए इक्वल टू माइनस का के वी स्क्वायर। चीज़ों आपको चीज़ों को सोचना होगा है ना, तभी होगा बच्चों। एम डी वी और वी स्क्वायर नीचे ला देते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के डी टी कर देते हैं, उधर ले जाते हैं। क्या किया हमने, टी को इधर ले गया और वी स्क्वायर को इधर ले आया, क्योंकि सारे अच्छा वाला टर्म जो सिमिलर टर्म है उसको एक साइड ही तो लाएंगे बच्चों हम, इसीलिए ला दिया। अब क्या करें, अब इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि टर्म इंटीग्रेशन का आ गया है यहाँ पे। वी का वैल्यू वी नोट से वी की तरफ जा रहा है, वी नोट से वी की तरफ जा रहा है, ठीक है। इनिशियली वी नोट था, फाइनली वी हो गया। और टाइम का वैल्यू, इनिशियली टाइम कितना था 0 और फाइनली टाइम कितना 10 सेकंड के बाद हो रहा, तो 10 सेकंड टाइम के बाद बता रहा। तो अब इंटीग्रेशन यहाँ से आसानी से हो सकता है। देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन एम वी के पावर -2 होगा, तो वी के पावर -2 + 1 मतलब कि -1, तो -1 नीचे आ जाएगा, और वी के पावर -1 कहाँ से, वी नोट से वी की तरफ जा रहा है, इक्वल टू माइनस का के टाइम्स ऑफ के बाहर आ जाएगा, टाइम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पी, और 1 तो 1 ही रहेगा, 0 से 10, आसानी से हो गया। अब माइनस माइनस कट जाएगा, तो एम इंटू 1/v माइनस 1/v नोट, 1/v कितना है बच्चों 5 था, माइनस 1/v नोट 1/10 था, इक्वल टू माइनस का k इंटू 10 आ जाएगा। सिंपल है चीज़ें यार। तो यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा 5/10, 5/10 ही तो आएगा, 5/10 आएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो m/2 इक्वल टू माइनस का k इंटू 10। तो यहाँ से m का वैल्यू जो k का वैल्यू आ रहा है, माइनस तो कट गया था ना, माइनस को क्यों ला रहा है,
कट गया था माइनस बच्चों, तो के का वैल्यू आ रहा है m/20, m/20 आ रहा है ना बच्चों। तो m कितना है हमारे पास 10⁻², 10⁻²/20, ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, सोचिए 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 बच्चों। इतना आंसर दिया है क्या, 10⁻³ आ रहा है ना। के का वैल्यू 10 के, यहाँ पे एक मिस्टेक हमने कर दिया है, यहाँ पे ये एलसीएम हमने गलत ले लिया है ना बच्चों। यहाँ पे नीचे 50 आएगा तो फिर कट जाएगा, तो नीचे 10 आएगा सिर्फ। एम बाई कितना आना चाहिए बच्चों, देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5/50, मतलब 1/10, ये 10 होगा, है ना। हमने गलत कर दिया था यहाँ पे, ये 10 होगा, है ना। तो 1/100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, है ना। तो 10⁻⁴ आंसर आएगा, है ना बच्चों, 10⁻⁴, जो कि आप देख सकते हैं आंसर में दिया है बच्चों। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, है ना, 10⁻⁴ दिया है, जो कि आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आसान है बच्चों, चीज़ों को करिएगा तो हो जाएगा, कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक आपसे भी हो जाएगा, ध्यान से करना है ना। देखते हैं आगे। ओके, एक और बहुत आसान सा सवाल जो कि आ रखा है एग्जाम में, पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ए, फ्रिक्शन लेस ट्रैक, मतलब फ्रिक्शन लेस है, मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होगा, फ्रिक्शन है ही नहीं। ABC एज शोन इन द फिगर, ठीक है ठीक है। इट इज़ जेंटली पुश्ड टुवर्ड राइट, मतलब इस पार्टिकल को जेंटली पुश करते हैं राइट की तरफ, ऐसे करके जेंटली मतलब धीरे धीरे पुश करते हैं, उसका वर्क डन ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि हम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पुश कर रहे हैं। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेज पॉइंट बी पे पहुंचेगा, तो इसका स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से फेंकेंगे ना तो इसका कुछ स्पीड आ जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे कुछ स्पीड आ जाएगा, तो कितना होगा वही पूछ रहा है। फाइनली देखें तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे है बच्चों, इन दोनों के बीच का हाइट मुझे दे दिया है ना, 1 मीटर, 0.5 मीटर हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज लग रहा होगा, कंजर्वेटिव फोर्सेज सिर्फ लग रहा है, नॉन कंजर्वेटिव लग नहीं रहा है, एक्सटर्नल भी हम नहीं लगा रहे, हम जेंटली धीरे धीरे पुश कर रहे हैं, तो उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे पुश कर रहे हैं तो उसका वर्क डन काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि 0 हम काउंट करेंगे ना बच्चों, धीरे मतलब फोर्स टेंडिंग टुवर्ड 0 है, फोर्स लग ही नहीं रहा है, मतलब 0 की तरफ जाए फोर्स, तो उसका लेंगे ही नहीं, सिंपल। तो चलिए देखते हैं, तो सिंपली फिर करना क्या है, फिर आसान हो गया ना, एक्सटर्नल लग ही नहीं रहा है, नॉन कंजर्वेटिव लग ही नहीं रहा है, तो ई फाइनल इक्वल टू ई इनिशियल कर दीजिए। ये क्या होता था, के फाइनल प्लस यू फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, यही होता था। तो शुरू में तो इसका वेलोसिटी 0 था, तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस, सॉरी फाइनली हमको बताना है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली मान लेते हैं हाफ mv²। और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कितना हो जाएगा, अगर हम इस पॉइंट पे 0 मान ले, इसका पोटेंशियल मैंने 0 मान लिया, मान लेते हैं इस लाइन का पोटेंशियल 0 है, तो इस लाइन से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, है ना, नीचे की तरफ आ रहे हैं बच्चों, तो हम नेगेटिव पोटेंशियल लेंगे। हम नीचे की तरफ जब आते हैं तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव लेते हैं, है ना, उसका पोटेंशियल नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव लेंगे और लिखेंगे mgh, हाइट कितना 0.5 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इस लाइन को हमने 0 पोटेंशियल मान रखा है, इस लाइन को हमने 0 पोटेंशियल मान रखा है इनिशियली, तो वो भी 0 ही हो जाएगा। अब देखिए आसान हो गई, हाफ mv² इक्वल टू माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का mgh हो जाएगा, तो mgh 1/2 हो गया, 1/2 g कट गया, तो v का वैल्यू √g, मतलब कि √10। समझ रहे बच्चों कितना आसान है यार, इतना आसानी से आ जाता है मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर भी हमें ये दिख रहा है, आया हुआ है, 2024 का ही सवाल है जेईई मेंस का, आसान है यार, करिए चीज़ों को आप, ठीक है। एक और सवाल आपको दिखा देता हूँ, ये भी 2023 का सवाल है, काफ़ी आसान सवाल, ऐसे सवाल भी आते हैं। पार्टिकल का पोजीशन दे दिया है इतना, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल है, इनिशियल पोजीशन मुझे दे दिया है, और फाइनल दे दिया है, पोजीशन दिया है बच्चों, पोजीशन, है ना। तो ये शुरू वाली क्या है, शुरू वाली इनिशियल क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। और फाइनली क्या हो रहा है, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये डेल्टा एस क्या हो जाएगा, मतलब चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें देखिए ना यहाँ पे क्या निकालना है, फोर्स दिया हुआ है, फोर्स भी दिया हुआ है, ठीक है, 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। तो हमें बोल रहा है इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो वैल्यू ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है F.ds
अगर लार्ज फोर्स की लार्ज वर्क डन की बात करें तो एफ डॉट डेल्टा एस हो जाता है। तो यही तो है, तो डेल्टा एस हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, फाइनल एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। फाइनल क्या था, इसमें से इसको घटा देंगे तो घटा दीजिए बच्चों, 5 में से 2 गया 3 आई कैप, इस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5 जे कैप, ये माइनस माइनस प्लस का 5 के कैप। आप घटा सकते हैं बच्चों, घटा सकते हैं। ये एस फाइनल था, एस इनिशियल था, है ना, घटा सकते हैं। तो ये आ गया, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। फोर्स कितना है, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तो आपको करना चाहिए बच्चों। डॉट ले लेंगे किसके साथ, 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो अब यहाँ से और चीज़ आसान हो गई, आई को आई के साथ, क्योंकि आई के साथ जे, आई के साथ के 90 डिग्री पे होता है और उसका कॉस 90 जीरो हो जाता है ना। हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इससे इसमें, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें। तो हम इससे इसमें और इसमें मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे क्योंकि जीरो हो जाएगा। आई कैप ऐसे परपेंडिकुलर, जे कैप इधर है, मान लेते हैं इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है, तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। इसीलिए हम इन दोनों को नहीं लेंगे, बस इसको लेंगे, क्योंकि ये दोनों आई कैप में है, तो एंगल जीरो है तो कॉस जीरो 1 होता है, तो इसका मतलब इसको लेंगे। ठीक है, तो बस आई को आई के साथ, जे के साथ, के के साथ, तो 15 माइनस 10 प्लस 7 बचे 35, तो कितना हो गया ये 40 जूल आ गया, वर्क डन 40 जूल आ गया। सिंपल, यहाँ पे भर दो आप 40। ये आया था सवाल, आसान है यार, इतना आसान आसान सवाल आते हैं बच्चों। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, सिंपल सा। फिगर सोन हियर, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। स्प्रिंग और ब्लॉक दिया है, ब्लॉक ऑफ मास दे दिया हमें ½ kg, मतलब 500 ग्राम, ½ kg होता है। प्रेस्ड अगेंस्ट अ हॉरिजेंटल स्प्रिंग फिक्स्ड एट 1 एंड, यहाँ पे फिक्स किया गया है इस स्प्रिंग को, और यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हमने इसको दबा दिया, इसको ऐसे करके इधर फोर्स लगा के, इधर से है ना, ऐसे स्प्रिंग है तो इधर की तरफ ऐसे दबा दिया स्प्रिंग की तरफ, तो स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स लगने लगेगा, है ना। दबा दिया, कंप्रेस द स्प्रिंग थ्रू इतना सेंटीमीटर। नॉर्मल में ऐसे होगा, देखिए ऐसे है और ये ऐसे था, नॉर्मल में बच्चों ये ऐसे होगा, और जब इसको दबा दिया हमने, दबा दिया तो ऐसे ऐसे कंप्रेस हो गया होगा। और कितना कंप्रेस किया हमने, कितना कंप्रेस किया है हमने कंप्रेस कर दिया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ दबा दिया, बाहरी फोर्स लगा के, बाहर से फोर्स लगा के, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें के दे दिया है 500 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। व्हेन रिलीज्ड द ब्लॉक मूव्स हॉरिजेंटली, ठीक है। अब सोचिए ना बच्चों, जब इसको दबा दिया होगा फोर्स लगा के, और जैसे ही फोर्स को हटा देगा, फोर्स हटाएंगे तो ये क्या होगा, ऐसे करके गिर जाएगा, है ना। फोर्स हटा देंगे तो ये क्या होगा, ऐसा करके जाके ऐसे गिर जाएगा, और इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। इनिशियली तो कुछ नहीं था, बस स्प्रिंग एनर्जी था, वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। लिफ्ट द स्प्रिंग, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस वेयर इट हिट द ग्राउंड 4 मीटर अब बिलो द स्प्रिंग। 4 मीटर बिलो द स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग से इसका डिस्टेंस 4 मीटर का है, ये बोल रहा है ना, यही बोल रहा है बच्चों। तो बोल रहा है कि ये कितना दूर जाके गिरेगा, जब यहाँ पे कंप्रेस किए होंगे ऐसे करके, तो यहाँ से बच्चों इसका दूरी कितना होगा, इसका दूरी कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, है ना, ये पता करना किया जा सकता है। इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहाँ पे लग जाएगा, समझिए ना। ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे है, रेस्ट से यहाँ पे आ रहा है, तो इसका डिस्टेंस इतना कवर हो रहा है ना बच्चों। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे सिंपली बता सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा होगा, यहाँ से आने में टाइम कितना लगा होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइम अगर आपको याद होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ाया था, तो टाइम क्या होता है बच्चों, √2h/g। याद कीजिए, हमने बताया था आपको, नहीं बताया था, S = ut + ½ at²। सोचिए बच्चों, वाई डायरेक्शन में सब लेना है, वाई डायरेक्शन। तो इनिशियली क्या है बच्चों, ये रेस्ट पे है, तो इनिशियली रेस्ट पे है तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद SY जो कि h है = ये क्या हो जाएगा, ½ AYG t²। तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाता है √2h/g। तो ऐसे आ जाता था, याद कीजिए, मैंने ऐसे ही बता दिया मजाक में आपको, बट ऐसे ही तो आता था, इसीलिए हमने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया बच्चों। इतना बार बार क्यों लिखे, है ना, ठीक है। तो ये √2h/g होता है, तो टाइम कितना लग जाएगा, √2h, h कितना है 4 मीटर, g कितना है 10, ठीक है। तो √8/10 आ जाएगा, √4/5। टाइम इतना लग रहा है, ठीक है, टाइम इतना लग रहा है, ओके।
टाइम इतना लग रहा है हमको यहाँ से यहाँ आने में, बस ऐसे ही निकाल लिया टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज, देखिए वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो हमने बताया था फाइनली आपको इनिशियली। तो ऑल द फोर्सेज में क्या क्या फोर्स लग रहा है, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या बच्चों, जब एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ पे हटा दिया होगा, यहाँ पे फोर्स जब लगना हटा दिए तभी तो ये स्प्रिंग फोर्स आ गया। अगर हम इसको दाबे थे तो यही फोर्स तो इसके स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा होगा और ये इसको दबाने की, तो ये दोनों फोर्सेज आपस में बराबर होंगे। और जब इसको मैंने हटा दिया तब यही फोर्स स्प्रिंग फोर्स बन गया और इसको ऐसे करके फेंक दिया। तो दोनों फोर्सेज को लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही फोर्स लिखते हैं, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि इसको जब हमने हटा दिया होगा तब बात हो रही है ना, इसको हटा दिया होगा, ठीक है। और कौन सी फोर्सेज लग रही है, अब बोलेंगे कि इस पर नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन। और कोई लग रहा है, अब बोलेंगे वर्क डन बाई ग्रेविटेशन, नीचे की तरफ जी लग रहा है, तो ये दोनों तो आपस में बैलेंस आउट ही कर रहे होंगे ना, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये दोनों तो बैलेंस आउट ही कर रहे होंगे, है ना, कर तो रहेंगे ना बच्चों, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स ही नहीं लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है, हो गया। तो इक्वल टू और कोई फोर्सेज लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, नहीं, तो जे इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, इनिशियल तो रेस्ट पे था मतलब जीरो। तो अब देखेंगे वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, ऐसे लग रहा है और हम इधर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से जा किधर रहा है, इधर जा रहा है, तो डिस्टेंस इधर कवर हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन जीरो, कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब बोलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, अब देखे ही नहीं है, डायरेक्टली लिख दिए, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि के का वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स नेगेटिव भी होगा तो ओवरऑल क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, तो वर्क डन क्या हो जाता है स्प्रिंग का, हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव होता है हमेशा, जो कि स्केलर भी हो जाता है ना। इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। मान लेते हैं किसी वेलोसिटी से नीचे गिरा होगा, किसी वेलोसिटी से नीचे गिरा होगा, इतना होगा, तो हाफ हाफ कट जाएगा, के का वैल्यू, चलिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, हमें निकालना था ये डिस्टेंस, ओके, तो हमें वेलोसिटी पता चल जाएगा, तो के का वैल्यू है 500 इंटू एक्स स्क्वायर, कितना दबाया था हमने 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में बदलना होगा ना, इक्वल टू एम, मास कितना है बच्चों इसका, मास दिया है क्या 500 ग्राम, मतलब हाफ के जी का है, इंटू वी स्क्वायर। अब चीज़ें आसान हो जाएगी, अब चीज़ें आसान हो जाएगी, देखिए कैसे, क्योंकि 5 हो जाएगा, 5 इंटू 50 25/100, क्योंकि 100 कट गया होगा तो ये 4 बार में कटेगा, इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर, ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू जो आ रहा है, वी स्क्वायर का वैल्यू जो आ रहा है बच्चों वो 5/2 आ रहा है, ठीक है, 5/2 आ रहा है। हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई भी एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है, तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं, और इसीलिए तो हमने टाइम निकाला था, अब आया समझ में तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब बोलेंगे अरे यार इसको पता था इसीलिए इसमें कर दिया, तो हाँ बच्चों हमें पता था, हम तो साफ साफ बोलते हैं हमें पता था, हमने ये सवाल किया था पहले, तो आपको समझना है, फिर आपको भी खुद से कर लेना है ना। तो स्पीड कितना था इस डायरेक्शन में बच्चों, स्पीड कितना था, स्पीड कितना था, √π/2 इंटू टाइम कितना लग रहा है, √4/5। ये जो स्पीड आया है ना बच्चों, ये स्पीड इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि हम इस डायरेक्शन की चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे दिखाना गलत बात है, ऐसे वेलोसिटी को दिखाना गलत बात है, हम इस डायरेक्शन में ही ले रहे हैं, तो हम इसी डायरेक्शन में दिखाएंगे। हम वर्टिकल डायरेक्शन क्यों नहीं वेलोसिटी ले रहे हैं, क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वर्क एनर्जी थ्योरम लगा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं जीरो हो जा रहा था ना, इसीलिए नहीं किए थे, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 बार में, तो यहाँ पे √2 आ रहा है, तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास बच्चों, 1.414 मीटर। अब बोलेंगे कि यहाँ से डिस्टेंस हमने नाप लिया, यहाँ से डिस्टेंस हमने नाप लिया जहाँ पे इसको प्रेस किया था, और ये वाली डिस्टेंस तो नहीं नापा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें कवर करने के लिए बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि कैलकुलेट द डिस्टेंस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड 4 मीटर बिलो द स्प्रिंग, ठीक है, ये बिलो द स्प्रिंग ही है, और बोल रहा है कि ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली टिल इट लीव्स द स्प्रिंग, मतलब यहाँ से जब छोड़ा गया वहाँ से हमको लेना है, यहाँ से ये डिस्टेंस नहीं लेना है, ये डिस्टेंस दिया होता तभी तो लेते, दिया ही नहीं है, ठीक है, आसान है यार, चीज़ों को ऐसे समझिएगा। ये सवाल अच्छा था बच्चों, इसको आप समझिए, हुआ तो नहीं होगा पता है,
बट करना सीखिए, ऐसे किया जाता है, ठीक है। दिक्कत तो बहुत आएगा, दिक्कत आएगा बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें बहुत दिक्कत आता था, हमें भी बहुत आता था, बट हमने किया था। सीखेंगे चीज़ों को तब आएगा, है ना। अब यहीं से हार नहीं मानना कि हो ही नहीं रहा है, नहीं होगा बच्चों, नहीं होता है शुरू शुरू, किसी से नहीं होता है, करने से धीरे धीरे हो जाती है, ठीक है। तो करना सीखिए, सीखना सीखिए, सीखना बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ों को ज़िंदगी में सीखना चाहिए, है ना। चीज़ों को सीखिए, क्यों ज़िंदगी मिला है, सीखने के लिए, तभी तो हम सीखेंगे, तभी तो करेंगे। सब चीज़ हमें नहीं आता है, किसी को सब कुछ नहीं आता है, बट जो सीखते हैं, सीख सीख कर चीज़ों को वो दूसरों को बता पाते हैं, ठीक है। ज्ञान इम्पोर्टेंट है, उसके साथ ये समझना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए ओके बाय।